कल्पना कीजिए एक ऐसी मौत की जो किसी हथियार से नहीं होती, किसी खतरनाक बीमारी या हादसे से भी नहीं होती। मतलब शरीर पर एक खरोच तक नहीं आती है ना। बिल्कुल, एक खरोच तक नहीं आती, लेकिन फिर भी इंसान के प्राण निकल जाते हैं, केवल एक एक दृश्य देखने भर से। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है ना? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा खौफनाक सच जिसे हमारा दिमाग समझ ही ना पाए, और आपका अपना ही नर्वस सिस्टम, मतलब आपका तंत्रिका तंत्र, आपके दिल को धड़कना बंद करने का आदेश दे दे। हाँ, जिसे हम मेडिकल भाषा में एक चरम मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया कह सकते हैं। सही कहा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक ऐसे ही एक रहस्य की गहराई में उतरने जा रहे हैं। हमारे पास काल्वन के ताबूत नाम की एक बेहद रहस्यमयी स्रोत सामग्री है। और हमारा उद्देश्य यहाँ कोई डरावनी कहानी सुनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम उस बिंदु की तलाश कर रहे हैं जहाँ सदियों पुरानी लोक कथाएं, इंसान के अवचेतन मन का डर और आधुनिक विज्ञान आपस में टकराते हैं। मैं कहूंगी कि ये चर्चा मानवीय चेतना की सबसे अंधेरी परतों को उघाड़ने वाली है। हम देखेंगे कि इंसान का दिमाग वास्तविकता के टूटने पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। हाँ, और कैसे कोई बहुत पुराना सामूहिक आघात या कलेक्टिव ट्रॉमा समय के साथ खत्म होने के बजाय पीढ़ियों के खून में रिस कर आगे बढ़ता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है इस कहानी की? इसकी शुरुआत काल्वन नाम के एक गांव से होती है। ये गांव पहाड़ियों के बीच बसा है, जहां मीलों तक घने जंगल हैं। और वो पुराने बरगद के पेड़ और धुंध वाली घाटियां, है ना? बिल्कुल, दुनिया से कटा हुआ एक एकांत टापू जैसा लगता है। लेकिन इस शांत जगह पर गांव के बुजुर्गों ने एक बहुत ही सख्त नियम लागू किया हुआ है। और वो नियम क्या है? चेतावनी बहुत साफ है। शनिवार की रात जंगल की तरफ किसी को नहीं जाना है, क्योंकि उस रात रात्रिचर निकलते हैं। रात्रिचर मतलब रात में घूमने वाले जानवर? नहीं, जंगली जानवर नहीं। कहा जाता है कि आधी रात को 4 बेहद अजीब और खौफनाक आदमी एक काला ताबूत उठाकर जंगल में चलते हैं। अरे बाप रे, काला ताबूत! हाँ, और जो भी उन्हें देख लेता है उसका जीवन वही खत्म हो जाता है, या वो पागल हो जाता है। एक सामान्य नजरिए से तो ये कोई अंधविश्वास ही लगता है। वही तो मैं सोच रहा था, क्या ये संभव नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों को रात में जंगली जानवरों से दूर रखने के लिए बनाई गई एक कहानी हो, मतलब एक तरह का डेंजर साइन? देखिए, अगर ये केवल बच्चों को डराने के लिए होता तो इसके विवरण इतने सटीक नहीं होते। यहीं पर लोक कथाओं का समाज शास्त्रीय मनोविज्ञान काम करता है। अच्छा, वो कैसे? एकांत समाजों में इस तरह की चेतावनियां केवल कहानियां नहीं होती, वे समाज के जीवित नियम होते हैं जो उनके बचाव के लिए गढ़े जाते हैं। मतलब ये किसी गहरी चीज को छुपाने के लिए? बिल्कुल। आप विशिष्ट विवरणों पर गौर कीजिए। चेतावनी ये नहीं है कि रात में जंगल मत जाओ, चेतावनी है कि केवल शनिवार की रात मत जाओ। और वो 4 आदमी और काला ताबूत? हाँ, ताबूत मृत्यु और अंत का एक सार्वभौमिक प्रतीक है। ये अत्यधिक सटीकता एक बहुत ही संगठित और वास्तविक डर की ओर इशारा करती है। तो आप कह रही हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक अवरोध है? एकदम सही। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बैरियर जिसे पीढ़ियों ने जानबूझकर खड़ा किया है, ताकि कोई उस सीमा को पार ना करे जहां तार्किकता खत्म हो जाती है। लेकिन मानव स्वभाव की विडंबना देखिए, जब कोई इतनी सख्त सीमा खींची जाती है तो उसे लांघने की खुजली भी उतनी ही ज्यादा होती है। हाँ, इंसान की फितरत ही ऐसी है। और यहीं पर करण नाम के एक लड़के की एंट्री होती है। वो उस पीढ़ी का है जो खुद को बहुत मॉडर्न और तार्किक मानती है। संशयवादी पीढ़ी जो हर पुरानी बात को खारिज कर देती है। बिल्कुल। तो उस रात हल्की बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, और करण अपने दोस्तों से मिलने उसी जंगल के रास्ते से जाने की जिद करता है। और उसके पिता धीरज उसे रोकते हैं, है ना? हाँ, और यहाँ पिता की चेतावनी में एक नया बेहद खतरनाक डिटेल जुड़ता है।
वो कहते हैं कि अगर भारी कदमों की आवाज सुनाई दे और कोई अजीब सा मंत्र पढ़ता लगे तो छिप जाना। मतलब उन्हें देखना मत। हाँ, लेकिन करण इस पूरी बात को अज्ञानता कहकर टाल देता है। ये एक बहुत ही क्लासिक टकराव है। एक तरफ पीढ़ियों का कलेक्टिव बचाव तंत्र है और दूसरी तरफ युवा अति आत्मविश्वास जो सोचता है कि विज्ञान हर चीज समझा सकता है। बिल्कुल। करण ये भूल जाता है कि जिन चीजों का वजूद विज्ञान की किताबों में नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। और यही कॉन्फिडेंस उसे उस घने जंगल में ले जाता है। सन्नाटा है और तभी धम 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 भारी कदमों की आवाज गूंजने लगती है। अरे बाप रे। करण रुक जाता है। फिर एक मंत्र सुनाई देता है, रूम काल वाश। उसने छिपने की कोशिश की होगी। हाँ, वो झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। लेकिन जब वो हिम्मत करके झांकता है तो उसे वही 4 काले कपड़ों वाले आदमी दिखते हैं और उनकी आंखें लाल और चमकती हुई। वो चले गए। लेकिन वो गए नहीं होते हैं ना? नहीं, जब वो बाहर निकलता है तो वो मंत्र ठीक उसकी पीठ के पीछे गूंजता है। वो मुड़ता है और वो चारों उसके सामने खड़े हैं और उस ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुल रहा है। ये सच में डरावना है। अगली सुबह की बात और भी खौफनाक है। करण का शव उसी पुराने बरगद के नीचे मिलता है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। बिल्कुल, किसी भी हमले या संघर्ष का कोई निशान नहीं, बस उसकी आंखें पूरी तरह से फटी हुई थी। चेहरे पर एक भयानक दहशत थी जो अकल्पनीय डर को दर्शाती है। तो मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, क्या सच में कोई इंसान केवल डर से मर सकता है? क्या ये बायोलॉजिकली संभव है? देखिए, अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पूरी तरह से संभव है। चिकित्सा विज्ञान में इसे साइकोजेनिक डेथ कहा जाता है। साइकोजेनिक डेथ मतलब चरम भय से मौत। हाँ, इसे समझने के लिए हमें ब्रेन के काम करने के तरीके को देखना होगा। हमारा दिमाग एक फिक्स्ड तार्किकता के भीतर काम करने के लिए प्रोग्राम्ड है। तो जब कुछ ऐसा दिखता है जो समझ के बाहर हो, तब दिमाग उस जानकारी को प्रोसेस करने में बुरी तरह फेल हो जाता है। जैसे करण ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। तो फिर शरीर में क्या होता है? ऐसी स्थिति में मस्तिष्क का जो भय केंद्र है, जिसे अमिग्डाला कहते हैं, वो शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में एड्रेनलिन छोड़ देता है। तो क्या ये एड्रेनलिन का सैलाब ही दिल के रुकने का कारण बनता है? बिल्कुल, इसे एड्रेनलिन टॉक्सिटी कहा जा सकता है। जब ये रसायन इतनी भारी मात्रा में हार्ट तक पहुंचता है तो वो हृदय की कोशिकाओं को डैमेज कर देता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। हाँ, करण की फटी रह गई आंखें इसी बात का सबूत है कि मरने से पहले उसके दिमाग ने वास्तविकता से अपना सारा संपर्क खो दिया था। मतलब उसे किसी हथियार ने नहीं मारा, हाँ, बल्कि उस अकल्पनीय सच ने मारा जिसे उसका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाया। रिया के पास। हाँ, रिया एक युवा वैज्ञानिक है जो एक बहुत ही अजीब सपना देख रही है। वही कालवन का घना जंगल, धुंध और टूटे हुए पेड़। लेकिन इस सपने में कुछ नया भी था, है ना? बिल्कुल। वो देखती है कि एक विशाल पेड़ से हरे रंग का एक चमकता हुआ तरल पदार्थ टप टप करके गिर रहा है। और फिर एक काले पक्षी का हमला होता है। हाँ, और वो जाग जाती है। उसकी रूममेट सना उसे संभालती है। अब विरोधाभास देखिए, रिया और सना दोनों एक एडवांस रिसर्च लैब में काम करती हैं, जहां वो दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों का एंटीडोट बनाती हैं। एकदम सही। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? एक तरफ विज्ञान है, दूसरी तरफ सपने। ये एक बहुत ही गहरा पैराडॉक्स है। रिया का चरित्र इसी विज्ञान और तार्किकता का प्रतीक है। फिर एक दिन सना को लैब के पुराने आर्काइव में एक धूल फांकती हुई किताब मिलती है। इस किताब में अमर रस नाम के एक रहस्यमय द्रव का जिक्र है जो हर पूर्णिमा की रात एक पेड़ से टपकता है। हाँ, और जब रिया वो किताब देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं।
उस किताब का चित्र हूबहू रिया के सपने वाले दृश्य से मिल खाता है। अरे बाप रे। और सबसे बड़ी बात, उस किताब में उस पेड़ की लोकेशन साफ साफ लिखी है, कालवन गांव। कितनी बड़ी विडंबना है। जो वैज्ञानिक खतरनाक जहर का काट बना रहे हैं, वो खुद एक जादुई अमर रस की तरफ खींचे जा रहे हैं। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। रिया कभी कालवन नहीं गई, उसने कभी नाम नहीं सुना, फिर उसके सपने इतने सटीक कैसे हो सकते हैं? देखिए, यहीं पर विज्ञान और रहस्य के बीच की दीवारें दरकने लगती हैं। मनोविज्ञान और जीव विज्ञान में एक बहुत ही आकर्षक अवधारणा है जिसे एपिजेनेटिक्स या आनुवंशिक स्मृति कहते हैं। एक मिनट रुकिए, मतलब जेनेटिक मेमोरी, क्या हम सच में ये कह रहे हैं कि 400 साल पहले के किसी गांव या काले ताबूत की याद डीएनए के अंदर सेव हो सकती है? मैं समझ सकती हूँ, ये अजीब लगता है। मेरी वैज्ञानिक समझ तो ये कहती है कि हमारा डीएनए हमारी आंखों का रंग या हमारी लंबाई तय करता है। वो किसी भौगोलिक स्थान का नक्शा कैसे याद रख सकता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। आनुवांशिक स्मृति का मतलब ये नहीं है कि डीएनए किसी पुराने पेड़ की तस्वीर को एक इमेज फाइल की तरह सेव रखता है। तो फिर कैसे काम करता है ये? इसे एक पुराने कंप्यूटर कोड की तरह समझिए, जो पीढ़ियों से आपके सिस्टम में मौजूद है। एपिजेनेटिक्स ये साबित करता है कि जब हमारे पूर्वज किसी भयानक आघात या चरम खौफ से गुजरते हैं, अच्छा, तो वो अनुभव उनकी जीन्स में बदल जाता है? हाँ, वो अनुभव उनकी जीन की अभिव्यक्ति को बदल देता है और ये बदला हुआ जीन अगली पीढ़ियों में ट्रांसफर होता है। मतलब वो कोड अंदर शांत पड़ा रहता है? बिल्कुल, वो पीढ़ियों तक डोमिनेंट रह सकता है, लेकिन जब वो व्यक्ति किसी खास ट्रिगर के संपर्क में आता है, जैसे कोई गंध या इस मामले में वो किताब का चित्र, तो वो सोया हुआ कोड अचानक एक्टिव हो जाता है। एकदम सही। रिया का उस अजनबी जगह के लिए खिंचाव महसूस करना ये साबित करता है कि कुछ ऐतिहासिक आघात समय की सीमाओं को पार कर जाते हैं। मतलब रिया केवल एक रैंडम सपना नहीं देख रही थी? नहीं, उसका अवचेतन मन उस 400 साल पुराने सच को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है, जो अभी भी उसके अस्तित्व के किसी गहरे कोने में जिंदा है। ये व्याख्या वाकई दिमाग सुन कर देने वाली है। मतलब अतीत कभी मरता नहीं है, बस सही ट्रिगर का इंतजार करता है। और रिया उस ट्रिगर को इग्नोर नहीं कर पाती। बिल्कुल नहीं। अपनी सारी वैज्ञानिक तार्किकता को किनारे रखकर वो सना के साथ कालवन निकल पड़ती है। 5 घंटे की बस यात्रा के बाद वो उस पुराने लोहे के गेट पर पहुंचती हैं। हाँ, और वहां से कहानी का माहौल एकदम दम घोटू हो जाता है। जैसे ही वो गांव में कदम रखती हैं, मौसम अप्राकृतिक रूप से बदल जाता है। तेज हवाएं और आसमान का काला पड़ना। और फिर सबसे बड़ा अपशकुन होता है। गांव के मंदिर में पीढ़ियों से जलता आ रहा अखंड दीपक अपने आप बुझ जाता है। अरे बाप रे। पुजारी कांपते हुए कहता है, कोई पुरानी शक्ति फिर से जाग चुकी है। देखिए, मंदिर के दीपक का बुझना कोई मौसम की घटना नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा सामूहिक मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। आप इसे एक सिंबल के रूप में देख रही हैं? हाँ, एकांत गांव में मंदिर और दीपक केवल आस्था नहीं होते, वे उनकी सुरक्षा का प्रतीक होते हैं। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक ढाल जो उन्हें बाहरी ताकतों से सेफ फील कराता है। तो दीपक का बुझना मतलब वो ढाल टूट गई? बिल्कुल। वो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा तंत्र अचानक किसी बहुत बड़ी और प्राचीन शक्ति के सामने हार मान लेता है। रिया के आने से गांव की धरती में दबी कोई बेहद खतरनाक चीज ट्रिगर हो गई है। सही कहा। और इस अजीब माहौल में उनकी मुलाकात मुखिया हरिराम और उनके बेटे विवेक से होती है। विवेक शहर से पढ़ा लिखा है और इसे इन सब पर जरा भी विश्वास नहीं है। वो भी करण की तरह संशयवादी है। एकदम करण की कॉपी। दोनों आधुनिकता के नशे में हैं
और प्राचीन चेतावनियों का मजाक उड़ाते हैं। विवेक बातों बातों में एक पुराने खलिहर महल का जिक्र करता है। 400 साल पुराने राजा विराजदेव का महल। हाँ, जहाँ जाने की सख्त मनाही है। सना बस क्यूरियस है, लेकिन रिया का व्यवहार यहाँ बहुत अजीब हो जाता है। जो रिया कल तक डरी हुई थी, वो अचानक वहां जाने की जिद पकड़ लेती है। बिल्कुल, वो उसी रात ठीक आधी रात को वहां जाने की जिद करती है, जैसे कोई परवाना आग की तरफ खींचा जा रहा हो। एक वैज्ञानिक का दिमाग ऐसे कैसे काम कर सकता है? मैं समझाती हूँ। रिया का ये अतार्किक व्यवहार इस बात की पुष्टि करता है कि अब साइंस उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो कौन कर रहा है? जेनेटिक मेमोरी। हाँ, वो 400 साल पुराना ऐतिहासिक आघात अब पूरी तरह से उसके मस्तिष्क पर हावी हो चुका है। इतना गहरा आघात इंसान की स्वतंत्र इच्छा मतलब फ्री विल को कुचल देता है। और विवेक का अविश्वास इसमें आग में घी डालने का काम करता है। बिल्कुल, जैसे 400 साल पहले करण के संशयवाद ने खौफ को बुलाया था, वैसे ही विवेक अब रिया को खतरे के मुहाने पर ले जा रहा है। और फिर वो भयानक रात आ ही जाती है। ठीक रात के 12 बजे हैं। तीनों उस 400 साल पुराने टूटे हुए महल के अंदर कदम रखते हैं। दीवारों पर आग के काले निशान हैं। हाँ, और रिया को एक बहुत ही गहरा डेजा वू महसूस होता है। उसे लगता है कि वो इन रास्तों को पहले से जानती है। और तभी वही आवाज लौटती है। हाँ, सन्नाटे को चीरती हुई वही आवाज, धम धम, भारी कदमों की वही लयबद्ध आवाज जो करण ने सुनी थी, महल में गूंजने लगती है। 400 साल बाद फिर से दूर अंधेरे में तहखाने का दरवाजा चरमराते हुए खुलता है, और उसी क्षण जिस पल दरवाजा खुलता है, पूरे गांव में एक साथ एक भयानक चीख गूंज उठती है। पूरा गांव एक साथ चीखता है। हाँ, लोग डर के मारे छिपने लगते हैं। पुजारी ऐलान कर देता है कि रात्रिचर जाग चुके हैं। ये ऐसा लगता है जैसे वो महल और पूरा गांव एक ही नर्वस सिस्टम से जुड़े हों। ये सिंक्रोनाइजेशन समाज शास्त्र के नजरिए से असाधारण है। हम यहाँ समय के एक पूर्ण चक्र को देख रहे हैं, साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम। मतलब 400 साल बाद भी कुछ नहीं बदला। काल्वन के सामूहिक अवचेतन के लिए एक दिन भी नहीं बीता है। ये एक ऐतिहासिक आघात का सबसे क्रूर प्रदर्शन है। और सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि तहखाने में जो भी शक्ति जागी है, उसका सीधा संबंध रिया से है। इसका मतलब रिया कोई बाहरी साइंटिस्ट नहीं है। वो खुद इस 400 साल पुराने विनाशकारी चक्र का केंद्र बिंदु है, एपिसेंटर है वो। या तो उसने इस आघात को शुरू किया था, या वो इसका अंतिम परिणाम है। ये पूरी चर्चा सच में एक अकल्पनीय यात्रा रही है। एक डरावनी लोक कथा से शुरू होकर हम साइंस तक आ गए। हाँ, हमने समझा कि कैसे एक मनगढ़ंत कहानी करण की जान लेने वाला एक वास्तविक मनोवैज्ञानिक आघात बन गई। और फिर हम जेनेटिक मेमोरी के उस रहस्य तक पहुंचे जहां अतीत और वर्तमान के बीच की दीवार ही गिर गई। ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे आज का एडवांस साइंस कहते हैं, वो शायद इंसानी चेतना के रहस्यों को समझने का बस एक बहुत शुरुआती प्रयास है। बिल्कुल सही कहा। और इस चर्चा को विराम देते हुए मैं चाहूंगा कि एक बेहद गहरे विचार पर जरूर गौर किया जाए। बताइए। जरा सोचिए, रिया और सना लैब में खतरनाक जहरों का एंटीडोट बना रही थी। साइंस कहता है कि जहर और दवा में बस मात्रा का अंतर होता है। तो क्या अमर रस कोई दवा नहीं है? यही तो। क्या हो अगर वो रहस्यमयी अमर रस असल में दुनिया का सबसे बड़ा जहर हो, और उसका सीधा संबंध खुद रिया के अतीत से हो। अरे बाप रे। अगर हमारे सबसे बुरे सपने केवल कहानियां न होकर हमारी ही दफन की गई यादें हों जो हमें वापस बुला रही हों, तो उस सच को जानने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है।
एक ऐसा सच जो शायद उसके दिमाग को ही हमेशा के लिए नष्ट कर दे।